तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक हॉरर मूवी जिसका नाम है ली क्रोनिन्स द ममी। इस मूवी में हमें एक खुशहाल परिवार देखने को मिलता है जो अपनी जिंदगी हंसी खुशी जी रहा होता है, लेकिन एक दिन उनकी छोटी बेटी को एक रहस्यमयी औरत उठाकर ले जाती है। इसके बाद पूरा परिवार उसे हर जगह ढूंढता है, लेकिन बदकिस्मती से उस दिन के बाद उन्हें अपनी बेटी कभी नहीं मिलती। मगर पूरे 10 साल बाद अचानक उनकी बेटी वापस मिल जाती है, लेकिन उसकी हालत बिल्कुल भी सामान्य नहीं थी। फिर भी परिवार वाले उसे अपनी खोई हुई बेटी समझकर अपने घर ले आते हैं, और यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि जिसे वो अपनी बेटी समझ रहे थे वो असल में उनकी बेटी थी ही नहीं। वो कोई और था जो आने वाले कुछ ही दिनों में उनकी पूरी जिंदगी को नर्क में बदल देता है। इस मूवी की कहानी इतनी डरावनी और बेचैन कर देने वाली है कि इसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा। इसलिए अगर आपका दिल कमजोर है तो यह वीडियो अपने रिस्क पर ही देखिए। तो कहानी की शुरुआत इजिप्ट के असवान शहर से होती है, जहां हमें एक परिवार देखने को मिलता है। इस परिवार में माँ बाप और उनके 3 बच्चे थे। उनकी एक छोटी बच्ची और 2 बड़े बेटे थे। वो लोग अपना ट्रिप एंजॉय करके अभी अभी घर वापस लौटे थे। घर पहुंचते ही उस छोटी लड़की की नजर अपनी पालतू चिड़िया पर पड़ती है, जो खून से लथपथ अजीब हालत में मरी हुई थी। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि उस मरी हुई चिड़िया को देखकर उसके माँ बाप बुरी तरह घबरा जाते हैं। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें किसी आने वाले भयानक खतरे का पहले से ही एहसास हो। उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा था कि उनका डर सिर्फ एक चिड़िया की मौत का नहीं था, बल्कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा और खतरनाक राज छिपा हुआ था। इसके बाद दोनों अपने बच्चों को वहीं छोड़कर जल्दी जल्दी घर के बेसमेंट की तरफ भागते हैं, जहां हजारों साल पुराना एक रहस्यमयी ताबूत रखा हुआ था। दोनों डर भरी नजरों से उस ताबूत को देखने लगते हैं। तभी वो आदमी अपनी पत्नी से पूछता है, क्या यही सही वक्त है? इस पर उसकी पत्नी जवाब देती है, पहले ताबूत खोलकर चेक करते हैं। इसके बाद वो आदमी हुक्स की मदद से धीरे धीरे ताबूत खोलने लगता है। जैसे ही वो औरत ताबूत के अंदर झांकती है, उसे वहां एक सोई हुई मम्मी दिखाई देती है। उसे देखकर दोनों राहत की सांस लेते हैं और उन्हें लगता है कि अभी वो समय नहीं आया है। लेकिन तभी अचानक वो मम्मी अपनी आंखें खोल देती है और अगले ही पल ताबूत पर लगा हुआ एक तेज हुक उस आदमी के जबड़े को चीरते हुए आर पार निकल जाता है, जिससे उसकी पल भर में ही दर्दनाक मौत हो जाती है। इसके बाद ये सीन यहीं खत्म हो जाता है और कहानी हमें एक दूसरे परिवार से मिलवाती है। इस परिवार में कुल 4 लोग थे। पति का नाम चार्ली था और उसकी पत्नी का नाम लरिसा। लरिसा पेशे से एक नर्स थी। इन दोनों के 2 बच्चे थे, जिनमें बेटी का नाम केटी और बेटे का नाम सैम था। साथ ही उनका तीसरा बच्चा अभी लरिसा के गर्भ में पल रहा था। वहीं चार्ली पेशे से एक जर्नलिस्ट था, लेकिन फिलहाल उसके पास कोई काम नहीं था। इसी वजह से पूरे घर की जिम्मेदारी लारिसा के कंधों पर थी और वही नौकरी करके परिवार का खर्च उठा रही थी। यानी कुल मिलाकर ये एक हंसता खेलता खुशहाल परिवार था। हर दिन की तरह लरिसा तैयार होकर अपनी ड्यूटी के लिए अस्पताल चली जाती है, जबकि चार्ली घर पर बच्चों के साथ रुकता है। इसी दौरान हम उनकी छोटी बेटी केटी को देखते हैं, जो बगीचे में अकेले अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी। तभी पीछे से एक औरत उसे आवाज देती है और जैसे ही कैमरा उसकी तरफ घूमता है, हमें पता चलता है कि ये वही रहस्यमयी औरत थी जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। उसे देखते ही केटी खुशी खुशी उसके पास चली जाती है। दरअसल वो औरत लगभग हर रोज वहां आती थी और तरह तरह के मैजिक ट्रिक्स दिखाकर केटी को इम्प्रेस करती थी। इतना ही नहीं, वो उसे चॉकलेट्स देकर उसका भरोसा भी जीत चुकी थी और आज भी वो केटी के लिए चॉकलेट लेकर आई थी। पहले वो उसे अपना मैजिक दिखाती है, फिर प्यार से अपने पास बुलाती है। इसके बाद वो चॉकलेट के साथ केटी को एक आड़ू भी देती है और मुस्कुराकर कहती है, इसे खाओ, ये चॉकलेट से भी ज्यादा मीठा है। लेकिन जैसे ही केटी उस आड़ू को अपने हाथ में पकड़ती है, उसके अंदर से एक भयानक कीड़ा निकलता है और सीधा उसके मुंह के अंदर घुस जाता है। अगले ही पल केटी दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ती है। उधर घर के अंदर चार्ली किसी से फोन पर बात कर रहा था। दरअसल उसे यूएस में रिपोर्टर की जॉब के लिए कॉल आया था। ये खबर सुनकर चार्ली की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो बिना देर किए अपनी पत्नी लरिसा को फोन करता है ताकि उसे भी ये खुशखबरी बता सके। लेकिन तभी उसकी नजर केटी के कमरे में पड़े कुछ चॉकलेट रैपर्स पर जाती है, जो उसके खिलौनों के पीछे छिपे हुए थे। ये देखकर चार्ली हैरान रह जाता है। वो तुरंत लरिसा से पूछता है, केटी के कमरे में ये चॉकलेट्स कैसे आई? क्या तुमने उसे ये चॉकलेट्स दी थी? लेकिन लरिसा भी साफ मना कर देती है, उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसके बाद चार्ली
अपने बेटे सैम के पास जाता है और उससे उन चॉकलेट्स के बारे में पूछता है, लेकिन सैम भी कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। अब चार्ली समझ जाता है कि केटी को ये चॉकलेट्स किसी अनजान इंसान ने दी है। वो घबराकर गार्डन में पहुंचता है तो वहां उसे केटी के खिलौने तो दिखाई देते हैं, लेकिन केटी कहीं नजर नहीं आती। अब उसकी बेचैनी धीरे धीरे डर में बदल जाती है। वो तुरंत घर से बाहर निकलकर उसे हर तरफ ढूंढने लगता है, लेकिन केटी का कहीं कोई पता नहीं चलता। तभी अचानक उसकी नजर एक औरत पर पड़ती है जो केटी को अपनी गोद में उठाकर वहां से भाग रही थी। ये देखते ही चार्ली पूरी ताकत से उसके पीछे दौड़ पड़ता है, लेकिन उस वक्त पूरे शहर में तेज आंधी तूफान चल रहा था। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर वो औरत चार्ली की नजरों से ओझल हो जाती है। चार्ली काफी देर तक उसे हर जगह ढूंढता रहता है, लेकिन ना तो उसे वो रहस्यमयी औरत मिलती है और ना ही केटी का कोई पता चलता है। अब चार्ली और उसकी पत्नी लरिसा अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए जाकी नाम की एक पुलिस डिटेक्टिव के पास पहुंचते हैं। लरिसा केटी की तस्वीर और उससे जुड़े सारे सबूत डिटेक्टिव जाकी को दिखाती है, लेकिन उनकी बातों पर यकीन करने के बजाय डिटेक्टिव जाकी को उल्टा चार्ली और लरिसा पर ही शक होने लगता है। ये देखकर चार्ली का गुस्सा फूट पड़ता है। वो कहता है, हमारी बेटी को कोई अनजान औरत उठाकर ले गई है, पता नहीं वो उसके साथ क्या करेगी, इसलिए प्लीज जितनी जल्दी हो सके हमारी बेटी को ढूंढिए। इसके बाद ये सीन यहीं खत्म हो जाता है और कहानी सीधे 8 साल आगे बढ़ जाती है। अब हमें पता चलता है कि चार्ली अपनी पूरी फैमिली के साथ मेक्सिको में शिफ्ट हो चुका था, लेकिन इन 8 सालों में भी केटी के बारे में उन्हें कोई खबर नहीं मिली। उन्हें आज तक ये भी नहीं पता था कि वो जिंदा है या फिर नहीं। अपनी बेटी को खोने का दर्द आज भी चार्ली और लरिसा के दिल में जिंदा था। इसी वजह से लरिसा की माँ भी अब उनके साथ रहती थी ताकि मुश्किल वक्त में उनका हौसला बढ़ा सके। वहीं केटी का भाई सैम भी अब काफी बड़ा हो चुका था। साथ ही उसकी एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम बिली था। ये वही बच्ची थी जो 8 साल पहले लरिसा के गर्भ में थी। अब बिली की उम्र भी लगभग उतनी ही हो चुकी थी जितनी केटी की थी जब उसका अपहरण हुआ था। चार्ली और लरिसा अब अपने इन्हीं दोनों बच्चों के लिए किसी तरह सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद कहानी हमें फिर से इजिप्ट के असवान शहर लेकर जाती है। वहां एक लड़का अपनी साइकिल की चेन ठीक कर रहा था, लेकिन तभी अचानक आसमान से एक एयरप्लेन तेजी से नीचे गिरता है और पास के जंगल में जाकर क्रैश हो जाता है। ये देखकर लड़का घबरा जाता है और तुरंत जंगल की तरफ दौड़ पड़ता है जहां उस प्लेन का बेहद भयानक हादसा हो चुका था। फिर जब वो लड़का उस मलबे के पास पहुंचता है तो वहां उसे 2 लाशें दिखाई देती हैं जिनकी बेहद बेरहमी से हत्या हो गई थी। ये दोनों लोग कौन थे, इसका खुलासा कहानी में आगे होगा। उन लाशों को देखकर लड़का बुरी तरह डर जाता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर थोड़ी दूर पड़े एक रहस्यमयी ताबूत पर जाती है जो उसी क्रैशड प्लेन से बाहर आकर गिरा था। और हैरानी की बात यह थी कि ये वही ताबूत था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में उस औरत के बेसमेंट में देखा था। इसके बाद पुलिस उस ताबूत को जांच के लिए आर्कियोलॉजिस्ट्स के पास भेज देती है ताकि वो पता लगा सकें कि आखिर इसके अंदर क्या है। जब आर्कियोलॉजिस्ट्स उस ताबूत को खोलते हैं तो उन्हें एक पुरानी मम्मी दिखाई देती है। इसके बाद उनमें से एक आदमी सावधानी से उसकी शरीर पर लिपटी हुई सारी पट्टियां हटाने लगता है। तभी एक ऐसा खुलासा होता है जो सबको हैरान कर देता है। दरअसल वो कोई हजारों साल पुरानी मम्मी नहीं थी, वो 8 साल पहले गायब हुई वही छोटी लड़की केटी थी। लेकिन जैसे ही आखिरी पट्टी हटती है, अचानक वो लाश जिंदा हो जाती है और जोर जोर से चीखने लगती है। इसके बाद कहानी फिर से चार्ली और उसकी फैमिली की तरफ लौटती है। उस वक्त पूरा परिवार बाहर पिज्जा खाने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी चार्ली के पास एम्बेसी से एक फोन कॉल आती है। चार्ली और लारिसा घबराते हुए फोन उठाते हैं। उधर से उन्हें बताया जाता है कि उनकी बेटी जिंदा है और वो उन्हें मिल चुकी है। ये खबर सुनते ही दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आखिरकार 8 सालों का उनका लंबा इंतजार खत्म होने वाला था। इसके बाद चार्ली और लरिसा बिना देर की अस्पताल पहुंचते हैं जहां केटी को एडमिट किया गया था, लेकिन उसके कमरे में जाने से पहले डॉक्टर्स उन्हें एक जरूरी चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं, आप दोनों को अपना दिल मजबूत रखना होगा। केटी की हालत बेहद गंभीर है। शायद उसे कई सालों से सूरज की रोशनी नहीं मिली, इसलिए उसकी पूरी स्किन सफेद पड़ चुकी है। किसी गहरे ट्रॉमा की वजह से उसे बार बार दौरे पड़ रहे हैं। वो अजीब हरकतें करती है और डरावनी आवाजें भी निकालती हैं। फिलहाल हमने उसे स्ट्रॉन्ग मेडिसिन देकर किसी तरह शांत किया है, इसलिए जब आप उससे मिलें तो ज्यादा शोर या कोई अचानक हरकत मत कीजिए, वरना वो दोबारा आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। इसके बाद चार्ली और लरिसा कमरे के अंदर जाते हैं और पूरे 8 सालों बाद अपनी बेटी से मिलते हैं। लेकिन केटी की हालत देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके बड़े बड़े नाखून, चेहरे पर गहरे घाव और बुरी तरह मुड़े हुए हाथ पैर उसे कहीं से भी
एक सामान्य इंसान जैसा नहीं दिखा रहे थे। उसे उस हालत में देखकर चार्ली और लरिसा अंदर तक कांप उठते हैं। कमरे से बाहर आते ही लरिसा खुद को संभाल नहीं पाती और फूट फूट कर रोने लगती है। अपनी बेटी की ऐसी हालत उसे बिल्कुल भी देखी नहीं जा रही थी। तभी वहां जकी आती है। ये वही डिटेक्टिव थी जिसे 8 साल पहले केटी के किडनैपिंग केस की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और आज भी वही इस केस की जांच कर रही थी। जाकी उन्हें बताती है कि उनकी बेटी 3000 साल पुराने ताबूत के अंदर मिली है। वो ताबूत एक प्राइवेट प्लेन में ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में प्लेन क्रैश हो गया जिसमें मौजूद दोनों लोगों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस उन दोनों की पहचान और उनके बारे में जानकारी जुटाने में लगी हुई है, लेकिन चार्ली के मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर इन 8 सालों में उसकी बेटी के साथ हुआ क्या था। इस पर जकी उन्हें भरोसा दिलाती है कि वो इस पूरे मामले की तह तक जाएगी और जो भी इस सबके पीछे जिम्मेदार है उसे ढूंढकर जरूर सामने लाएगी। अब लरिसा प्रोफेशनली एक नर्स थी, इसलिए उसे मरीजों की देखभाल करना अच्छी तरह आता था। इसी वजह से वो केटी का डिस्चार्ज करवाकर उसे अपने घर ले आती है ताकि उसकी देखभाल खुद अपने हाथों से कर सके। केटी को घर लाने से पहले चार्ली और लरिसा अपने दोनों बच्चों को समझा देते हैं कि उनकी खोई हुई बड़ी बहन अब मिल चुकी है, लेकिन लंबे समय तक बीमार रहने की वजह से उसकी हालत अभी बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए उससे डरने की बजाय उसे प्यार और अपनापन देना। इसके बाद पूरा परिवार केटी को घर लेकर आता है और उसे आराम करने के लिए एक कमरे में लिटा देता है। अपनी बेटी के वापस लौट आने से पूरा परिवार बेहद खुश था। वहीं बिल्ली पहली बार अपनी बड़ी बहन से मिल रही थी, इसलिए उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। इसी दौरान पास बैठी उनकी दादी केटी की सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगती है, लेकिन जैसे ही केटी के कानों में भगवान का नाम पड़ता है उसके चेहरे का भाव अचानक बदल जाता है। वो गुस्से से अपनी दादी की तरफ देखने लगती है और अगले ही पल उन पर हमला करके उनकी नाक तोड़ देती है। इतना ही नहीं, अचानक केटी का शरीर अपने आप हवा में उठने लगता है और वो पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। ये देखकर लरिसा बिना एक पल गंवाए बेहोशी का इंजेक्शन निकालती है और तुरंत उसे लगा देती है। तब जाकर किसी तरह हालात काबू में आते हैं। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है। चार्ली बेसमेंट में बैठकर ताबूत से मिले उन सबूतों को ध्यान से देख रहा है। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इन 8 सालों में केटी के साथ हुआ क्या था, लेकिन काफी देर तक हर चीज को खंगालने के बावजूद भी उसे कोई ठोस सुराग नहीं मिलता। उधर लरिसा अपनी बेटी केटी के साथ समय बिता रही थी। वो उसे बचपन की तस्वीरें दिखाकर पुराने दिनों की याद दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन केटी को न तो कुछ याद आता है और न ही वो एक शब्द बोल पाती है। आखिरकार कुछ देर बाद वहीं बैठे बैठे लरिसा और केटी दोनों की आंख लग जाती है। इसके बाद हम घर की सबसे छोटी बेटी बिली को देखते हैं जो गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन तभी किसी अजीब सी आवाज से उसकी आंख खुल जाती है। घबराकर वो तुरंत अपने बड़े भाई सैम को जगाती है और उसे उन रहस्यमयी आवाजों के बारे में बताती है। इस पर सैम उसे समझाते हुए कहता है कि शायद तुमने किसी भेड़िए की आवाज भी सुनी होगी। दरअसल उनका घर जंगल के काफी करीब था, इसलिए वहां भेड़ियों का आना कोई नई बात नहीं थी। लेकिन तभी एक बार फिर वही आवाज देना सुनाई दी और इस बार सैम को भी यकीन हो जाता है कि ये आवाज बाहर से नहीं बल्कि घर के अंदर ही कहीं से आ रही है। उधर चार्ली भी बेसमेंट से निकलकर केटी के कमरे में पहुंचता है। वहां लरिसा तो गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन केटी कमरे में कहीं दिखाई नहीं देती। इसी बीच नीचे बिली और सैम को दीवार के दूसरी तरफ से तेज तेज आवाजें सुनाई देने लगती हैं। आवाज सुनकर चार्ली और लरिसा भी तुरंत उनके कमरे में पहुंच जाते हैं। जब वे लोग दीवार के उस पार देखते हैं तो केटी उन्हें बिजली की रफ्तार से भागती हुई दिखाई देती है। ये देखकर चार्ली और लरिसा तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं, लेकिन केटी किसी इंसान की तरह नहीं बल्कि किसी जंगली जानवर की तरह भाग रही थी। काफी देर तक उसका पीछा करने के बाद आखिरकार उन्हें केटी मिल जाती है, लेकिन आगे का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। दरअसल केटी ने एक बिच्छू पकड़ रखा था और वो उसे जिंदा ही कच्चा चबा रही थी। ये देखकर चार्ली तुरंत उसे वहां से खींचकर बाहर लाता है, जबकि लरिसा उसके मुंह में हाथ डालकर किसी तरह उल्टी करवाती है। उस रात पूरा परिवार डर और चिंता में डूबा रहा, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि आने वाले दिनों में उनके साथ जो होने वाला था वो इससे भी कहीं ज्यादा भयानक था। अगले दिन लरिसा अपनी माँ के साथ मिलकर केटी को नहलाती है और उसे अच्छी तरह साफ करती है। इसके बाद वो उसके बड़े बड़े नाखून काटने की कोशिश करने लगती है, लेकिन केटी के नाखून इतने सख्त हो चुके थे कि उन्हें काटना बेहद मुश्किल था। आखिरकार जैसे ही लरिसा थोड़ा जोर लगाती है, नाखून के साथ केटी की त्वचा की एक लंबी परत भी उखड़ जाती है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि केटी पर इसका जरा भी असर नहीं होता। उल्टा वो दोनों को जोर से धक्का देकर वहां से भाग जाती है।
शोर सुनते ही चार्ली भागता हुआ वहां पहुंचता है, लेकिन लारिसा उसे तुरंत केटी को ढूंढने के लिए भेज देती है। चार्ली उसे ढूंढते ढूंढते किचन में पहुंचता है, लेकिन वहां का मंजर देखकर उसकी रूह कांप उठती है। केटी अपने पैर के जख्म को किसी नुकीली चीज से बुरी तरह नोच रही थी। ये देखकर चार्ली और लरिसा तुरंत उसे पकड़कर शांत करते हैं। इसके बाद लरिसा उसके जख्म पर दवा लगाकर पट्टी कर देती है, लेकिन अब चार्ली को पूरा यकीन होने लगता है कि केटी के साथ कुछ बेहद अजीब हो रहा है। इसीलिए वो लरिसा से कहता है कि जब तक केटी पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, उसे अस्पताल में भर्ती करवा देना ही सही रहेगा। लेकिन माँ का प्यार लरिसा पर पूरी तरह हावी था। वो किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को खुद से दूर नहीं करना चाहती थी। उल्टा वो चार्ली पर ही भड़क उठती है। दरअसल कहीं न कहीं लरिसा आज भी केटी की इस हालत के लिए चार्ली को ही जिम्मेदार मानती थी, क्योंकि जिस दिन केटी का अपहरण हुआ था उस दिन घर पर सिर्फ चार्ली ही मौजूद था। इसके बाद चार्ली केटी की व्हील चेयर लेने बाथरूम में जाता है। इसी दौरान उसकी नजर केटी की उखड़ी हुई त्वचा पर पड़ती है। वो उस त्वचा को ध्यान से देखता है तो उसे उसमें कुछ अजीब सा महसूस होता है, इसलिए वो उसे लेकर बेसमेंट में चला जाता है। और जब चार्ली उस त्वचा की जांच करता है तो उसके अंदर से एक के बाद एक 7 परतें निकलती हैं। हर परत पर प्राचीन मिस्र की भाषा में कुछ रहस्यमयी बातें लिखी हुई थी। ये देखकर चार्ली को पूरा यकीन हो जाता है कि केटी के साथ कोई बेहद भयानक घटना हुई है। अगले दिन वो उन सभी परतों की तस्वीरें लेकर प्रोफेसर बिक्सलर के पास पहुंचता है। प्रोफेसर बिक्सलर एक इजिप्टोलॉजिस्ट थे, यानी उन्हें प्राचीन मिस्र के इतिहास और उसकी भाषा का गहरा ज्ञान था। चार्ली उन्हें तस्वीरें दिखाते हुए कहता है, मुझे बताइए आखिर इसमें लिखा क्या है। लेकिन तस्वीरों को देखते ही प्रोफेसर बिक्सलर के चेहरे का रंग बदल जाता है। उन्हें एहसास हो जाता है कि मामला बिल्कुल सामान्य नहीं है। इसी वजह से वो शुरुआत में इसका मतलब बताने से साफ मना कर देते हैं, लेकिन चार्ली के बार बार रिक्वेस्ट करने पर आखिरकार वो मान जाते हैं। इसके बाद वो उन रहस्यमयी शब्दों का अनुवाद करना शुरू करते हैं। कुछ देर बाद प्रोफेसर बताते हैं कि यह प्राचीन मिस्र की एक शापित लिपि है, जिसका इस्तेमाल शैतानी शक्तियों से जुड़े अनुष्ठानों में किया जाता था। लेकिन अनुवाद करते समय उन्हें एक नाम बार बार दिखाई देता है, नस्मरणीयन। ये नाम सुनकर चार्ली तुरंत पूछता है, आखिर ये नस्मरणीयन है कौन। इस पर प्रोफेसर बिक्सलर बताते हैं कि नस्मरणीयन एक बेहद शक्तिशाली दुष्ट शैतान का नाम है। उसकी कहानी सदियों पुरानी है। कहा जाता है कि अगर उसका श्राप किसी परिवार पर लग जाए तो वो उस पूरे खानदान को तबाह कर देता है। हालांकि समय के साथ उसकी कहानियां इतिहास के पन्नों में कहीं खो गईं। न कोई नया किस्सा सामने आया और न ही उसके अस्तित्व का कोई ठोस सबूत मिला। लेकिन कुछ प्राचीन मान्यताओं के अनुसार उस शैतान को एक खास अनुष्ठान के जरिए हमेशा के लिए बांध दिया गया था। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये आज तक कोई नहीं जानता। परेशान चार्ली घर लौट आता है और केटी के सामने बैठ जाता है। केटी की हालत देखकर वो खुद को कोसने लगता है। वो कहता है, अगर उस दिन मैंने तुम्हें अकेला न छोड़ा होता तो शायद आज तुम्हारी ये हालत कभी नहीं होती। इतना कहते ही चार्ली की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं और वो फूट फूट कर रोने लगता है। लेकिन तभी केटी अपने दांतों से अजीब तरह की आवाजें निकालने लगती है। शुरुआत में चार्ली को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन कुछ देर बाद उसे एहसास होता है कि केटी यूं ही आवाजें नहीं निकाल रही, वो उसे कोई संदेश देने की कोशिश कर रही है। ये समझते ही चार्ली तुरंत एक कागज और पेन उठाता है और केटी की हर आवाज को ध्यान से नोट करने लगता है। दरअसल केटी मोर्स कोड में उससे कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन चार्ली को मोर्स कोड की बिल्कुल भी जानकारी नहीं। इसीलिए वो केटी की पुरानी चीजों में उसकी मोर्स कोड वाली किताब ढूंढता है और उसी की मदद से उन संकेतों को डिकोड करने लगता है। काफी देर की मेहनत के बाद अलग अलग अक्षरों को जोड़ते हुए उसके सामने एक नाम उभर कर आता है, लैला। ये नाम देखते ही चार्ली तुरंत डिटेक्टिव जाकी को फोन करता है और उसे पूरी बात बताता है। वो कहता है कि केटी ने मोर्स कोड के जरिए उसे लैला नाम बताया है। इस पर जाकी कहती है कि अगर केटी ने ये नाम लिया है तो इसके पीछे जरूर कोई बड़ी वजह होगी। चार्ली अंदाजा लगाते हुए कहता है कि शायद जिस औरत ने केटी का अपहरण किया था उसका नाम ही लैला है। तुम उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करो। लेकिन जाकी जवाब देती है, इजिप्ट में लैला नाम की हजारों औरतें हैं। सिर्फ एक नाम के आधार पर असली अपराधी तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। इसके बाद चार्ली केटी के बचपन की सारी पुरानी चीजें निकालकर देखने लगता है। उसे उम्मीद थी कि शायद इनमें से किसी चीज से लैला के बारे में कोई सुराग मिल जाए। वो केटी को बचपन में मिले एक एक पत्र को ध्यान से पढ़ने लगता है। काफी देर तक तलाश करने के बाद उसके हाथ एक ऐसा लेटर लगता है जिस पर उसी चॉकलेट की ड्राइंग बनी हुई थी। वही चॉकलेट
जिसके लालच में फंसाकर केटी का अपहरण किया गया था। ये देखकर चार्ली तुरंत उस लेटर को पढ़ने लगता है। तब उसे पता चलता है कि वो पत्र लैला खलील नाम की एक बच्ची ने भेजा था, यानी चार्ली, जिस लैला को अपहरण करने वाली औरत समझ रहा था, वो तो केटी की बचपन की एक दोस्त निकली। उधर बिल्ली वॉशरूम से लौटकर अपने कमरे की तरफ जा रही थी, लेकिन तभी उसे केटी के कमरे से गाना गाने की आवाज सुनाई देती है। केटी को बोलते हुए सुनकर बिली खुशी खुशी अपनी माँ को बुलाने जाने लगती है, लेकिन तभी केटी उसे रोकते हुए कहती है वो अपनी माँ को सरप्राइज देना चाहती है। इसके बाद केटी बड़े प्यार से बिली को अपने पास बुलाती है, लेकिन अगले ही पल उसकी आवाज अचानक डरावनी और शैतानी हो जाती है। वो कहती है तुम बहुत टेस्टी लग रही हो। इतना कहते ही केटी दरवाजे के नीचे से बिली के पैर को चाटने लगती है। ये देखकर बिली डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कमरे के अंदर से केटी किसी अजीब भाषा में मंत्र पढ़ने लगती है और अगले ही पल बिली हवा में उड़ जाती है। केटी उसे अपनी तरफ खींच लेती है और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगती है, और देखते ही देखते बिली भी उसी शैतानी शक्ति के वश में आ जाती है। इसके बाद हम जकी को देखते हैं, जिसे चार्ली ने लैला खलील के बारे में बता दिया था। जकी सबसे पहले इजिप्ट का पूरा डेटाबेस चेक करती है, लेकिन वहां लैला खलील नाम की कई महिलाएं दर्ज थीं। ऐसे में हर एक की जांच करना लगभग नामुमकिन था। तभी जकी की नजर उस लेटर पर लगे डाक टिकट के स्टैंप पर जाती है। वो उसकी जांच करती है और पता लगा लेती है कि ये पत्र इजिप्ट के असवान शहर से भेजा गया था। अब असवान जैसे बड़े शहर में भी उस समय सिर्फ एक ही डाकघर था, इसलिए सिर्फ स्टैंप के आधार पर यह पता लगाना आसान नहीं था कि आखिर ये पत्र किस घर से भेजा गया था। तब जकी सैटेलाइट इमेज की मदद से पूरे इलाके की जांच शुरू करती है। इसी दौरान उसकी नजर एक बेहद अजीब चीज पर पड़ती है। उसे रेगिस्तान के बीचों बीच एक घर के सामने हरा भरा खेत दिखाई देता है, और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि पूरे इलाके में सिर्फ वही एक खेत मौजूद था। जब जकी को पता चलता है कि उस खेत में आड़ू उगाए जाते हैं, तो वो बिना एक पल गंवाए तुरंत वहां के लिए निकल पड़ती है, क्योंकि आड़ू ही वो इकलौता सुराग था जो पुलिस को केटी के गायब होने की जगह से मिला था। यानी साफ था कि केटी तक वो फल इसी खेत से पहुंचा होगा। कुछ देर बाद जकी उस खेत के सामने बने घर तक पहुंच जाती है, और यही वो घर था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। लेकिन उस समय घर के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था, इसलिए जकी पीछे के दरवाजे से चुपचाप घर के अंदर दाखिल होती है और पूरे घर की तलाशी लेने लगती है। तलाशी के दौरान वो आखिरकार उसी बेसमेंट तक पहुंच जाती है जहां 8 साल पहले वो रहस्यमयी ताबूत रखा हुआ था। वहां की हालत और चारों तरफ फैली अजीब चीजों को देखकर जकी समझ जाती है कि इस जगह पर जरूर कुछ भयानक हुआ है। लेकिन तभी जकी को एहसास होता है कि घर के अंदर कोई आ चुका है। ये महसूस होते ही वो तुरंत ऊपर की तरफ जाती है। जैसे ही वो कमरे में पहुंचती है, उसकी नजर एक औरत पर पड़ती है। बिना एक पल गंवाए जकी उस पर अपनी गन तान देती है और उसे तुरंत सरेंडर करने के लिए कहती है। लेकिन अगले ही पल वो औरत चाकू लेकर जकी पर हमला कर देती है। हालांकि ऐन मौके पर जकी गोली चलाकर उसे घायल कर देती है। इसी दौरान वहां एक और लड़की आ जाती है, जो जकी और उस औरत को देखकर तुरंत वहां से भागने लगती है। उसे डरा हुआ देखकर जकी भी उसका पीछा करती है। अब काफी देर तक भागने के बाद वो लड़की अचानक एक जगह रुक जाती है और जमीन खोदने लगती है। जकी को समझ ही नहीं आता कि वो आखिर कर क्या रही है। कुछ ही देर में लड़की जमीन के अंदर से एक छोटा सा बक्सा निकालती है और उसे जकी के सामने रख देती है। जकी धीरे धीरे उस बक्से को खोलती है तो उसके अंदर केटी के नाम की एक सीडी रखी हुई थी। ये देखकर जकी तुरंत उस लड़की से पूछती है, क्या तुम लैला खलील हो? इस पर लड़की चुपचाप हाँ में सिर हिला देती है। इसके बाद जकी उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आती है और उससे सख्ती से पूछताछ शुरू करती है। तभी वो लड़की अपनी कटी हुई जीभ दिखाती है और टूटी फूटी आवाज में कहती है, मेरा नाम लैला खलील है और जिस औरत को तुमने गोली मारी थी वो मेरी सगी माँ है। यानी मूवी की शुरुआत में हमने जिस छोटी बच्ची को देखा था वो और कोई नहीं बल्कि यही लैला खलील थी। जकी जब लैला से उसकी कटी हुई जीभ के पीछे की वजह पूछती है तो लैला कांपती हुई आवाज में पूरी सच्चाई बताने लगती है। वो कहती है कि उसकी यह हालत किसी और ने नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ ने की है। दरअसल जब लैला ने केटी को शैतान के हवाले करने से मना किया था तो उसकी माँ ने सजा के तौर पर उसकी जीभ ही काट दी, लेकिन उसके दोनों बड़े भाइयों ने इस काले काम में अपनी माँ का पूरा साथ दिया था। इसी वजह से उनकी जान बच गई। लैला आगे बताती है कि वे लोग उस ताबूत को असवान शहर से बाहर ले जाने वाले थे, क्योंकि कुछ ही दिनों में पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में आने वाला था। लेकिन जब उसके दोनों भाई उस ताबूत को प्लेन से दूसरी जगह ले जा रहे थे, तभी उनका प्लेन क्रैश हो गया और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। यानी प्लेन क्रैश के बाद जिन 2 लोगों की लाशें हमें दिखाई गई थी
वो दोनों लैला के ही सगे भाई थे। इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां बिली अपनी क्लास में बैठी हुई थी, लेकिन अब उस पर भी शैतानी ताकत का साया पड़ चुका था। इसी वजह से वो बेहद अजीब हरकतें करने लगती है। जब उसकी टीचर उसे टोकती है और सवाल पूछती है तो बिली उल्टा अपनी टीचर को ही गालियां देने लगती है। ये देखकर स्कूल वाले तुरंत चार्ली को बुला लेते हैं। चार्ली को बिल्कुल यकीन नहीं होता कि उसकी बेटी ऐसा व्यवहार कर सकती है, लेकिन घर लौटते वक्त भी बिली अपने भाई सैम की तरफ अजीब और गंदे इशारे करती रहती है। फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहां केटी की दादी उसके लिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी, लेकिन जैसे ही केटी के कानों में भगवान का नाम पड़ता है उसके अंदर छिपी शैतानी ताकत पूरी तरह जाग उठती है। केटी अचानक अपनी दादी पर हमला कर देती है। उसका ये भयानक रूप देखकर दादी डर के मारे कमरे से बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कमरे के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। इसके बाद केटी बेरहमी से अपनी दादी पर टूट पड़ती है। वो उनकी गर्दन में पहनी हुई क्रॉस चेन की मदद से उन्हें हवा में उठा देती है और उनका गला घोंटने लगती है। आखिर में केटी उन्हें जोर से खिड़की के बाहर फेंक देती है, जिस दौरान चार्ली भी गाड़ी लेकर घर के नीचे पहुंच चुका था, लेकिन तभी ऊपर से दादी की लाश आकर सीधे उसकी गाड़ी पर गिरती है। यह भयानक मंजर देखकर चार्ली और सैम के होश उड़ जाते हैं, मगर हैरानी की बात तो यह थी कि बिली डरने की बजाय जोर जोर से हंसने लगती है, मानो उसके लिए यह सब किसी खेल से कम ही ना हो। चार्ली मदद के लिए गाड़ी से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी कई जंगली भेड़िए वहां आकर दादी की लाश को नोच नोच कर खाने लगते हैं। इतने में लारिसा भी वहां पहुंच जाती है, लेकिन चाहकर भी वे लोग अब कुछ नहीं कर सकते थे। इसके बाद हम जाकी को देखते हैं जो लैला द्वारा दी गई उस सीडी को चलाती है। जैसे ही वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू होती है उसके अंदर की सच्चाई देखकर जाकी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि पिछले 8 सालों में केटी के साथ इतनी खौफनाक और दर्दनाक घटनाएं हुई थी। धीरे धीरे उसके सामने पूरी सच्चाई आ जाती है। वह बिना देर किए तुरंत चार्ली को फोन करती है ताकि उसे सब कुछ बता सके, लेकिन चार्ली उसका कॉल नहीं उठाता। आखिरकार जाकी खुद ही मेक्सिको जाने का फैसला करती है ताकि आमने सामने उसे पूरी सच्चाई बता सके। इधर दादी का अंतिम संस्कार रखा गया था। पूरा परिवार गहरे सदमे में डूबा हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा टूटी हुई लारिसा थी। उसने अपनी ही आंखों के सामने अपनी माँ को दर्दनाक मौत मरते देखा था। अब उसका सब्र पूरी तरह जवाब दे चुका था, इसलिए वह चार्ली से कहती है कि केटी को जितनी जल्दी हो सके अस्पताल भेजने की तैयारी करो, क्योंकि अब उसका इस घर में रहना खतरे से खाली नहीं है। चार्ली भी उसकी बात से पूरी तरह सहमत था। इन लोगों ने केटी को उसके कमरे में बंद करके रखा था ताकि वह फिर कोई नई मुसीबत खड़ी न कर दे। वहीं सैम भी कमरे के बाहर बैठकर उस पर नजर रख रहा था। तभी अंदर से केटी उसे आवाज देती है और बड़े ही मासूम अंदाज में दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन उसकी खौफनाक आवाज सुनते ही सैम समझ जाता है कि वहां रुकना अब बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए वह अपने कमरे में जाकर हेडफोन लगाकर गाने सुनने लगता है, मगर उस शैतान से बच पाना इतना आसान नहीं था। कुछ ही देर में वही डरावनी आवाज उसके हेडफोन के अंदर भी गूंजने लगती है और देखते ही देखते सैम भी उस शैतानी ताकत के वश में आ जाता है। दूसरी तरफ दादी के अंतिम संस्कार में बिली अकेली एक कोने में बैठी थी, लेकिन तभी वह अपने ही सारे दांत उखाड़कर फेंक देती है। उसी दौरान केटी भी अपने कमरे के फर्श को तोड़कर नीचे हॉल तक पहुंचने की कोशिश करने लगती है। इधर बिली धीरे धीरे दादी के शव के पास जाती है और उनके मुंह से नकली दांत निकालकर खुद पहन लेती है। यह नजारा देखकर चार्ली और लारिसा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन बिली यहीं नहीं रुकती। वह अचानक वहां मौजूद एक आदमी पर टूट पड़ती है और उसे बेरहमी से नोचने लगती है। बिली की इस हरकत से वहां अफरा तफरी मच जाती है और सभी का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर केटी छत के रास्ते नीचे उतरती है और चुपके से दादी के कॉफिन के अंदर घुस जाती है, जहां वह किसी जंगली जानवर की तरह उनकी लाश को खाने लगती है। ये खौफनाक मंजर देखकर सब लोग अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है, जहां चार्ली ने केटी को मजबूती से कुर्सी पर बांध रखा था ताकि वह किसी को नुकसान न पहुंचा सके। वहीं दूसरी तरफ सैम अपने कमरे में बैठा था, लेकिन अब तक वह शैतानी ताकत पूरी तरह उस पर भी अपना कब्जा जमा चुकी थी। इतने में जाकी भी चार्ली के घर पहुंच जाती है। उसके हाथ में वही सीढ़ी थी जिसे लैला ने उसे दिया था। जाकी वह सीढ़ी चार्ली और लारिसा के सामने रखते हुए कहती है कि इसमें केटी के साथ पिछले 8 सालों में जो कुछ भी हुआ उसकी पूरी सच्चाई छिपी हुई है। लेकिन वीडियो चलाने से पहले वह दोनों को चेतावनी देती है कि अपना दिल मजबूत कर लो, क्योंकि एक माँ बाप होने के नाते इस रिकॉर्डिंग को देखना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। फिर भी अगर तुम अपनी बेटी को बचाना चाहते हो तो यह सच जानना बेहद जरूरी है। इसके बाद जाकी वह वीडियो चलाती है।
वीडियो की शुरुआत उसी औरत से होती है जिसने 8 साल पहले केटी का अपहरण किया था। वह कैमरे के सामने अपनी पूरी सच्चाई कबूल करते हुए बताती है कि उनके खानदान पर सदियों से नस्मरणीयन नाम के एक शैतान का श्राप लगा हुआ है। इस श्राप के मुताबिक हर पीढ़ी को उस शैतान के लिए एक इंसानी शरीर सौंपना पड़ता है, और अगर कोई ऐसा करने से इनकार करे तो वह शैतान पूरे परिवार का सफाया कर देता है। इसलिए हर कुछ सालों में उसे एक नया शरीर देना उनकी मजबूरी बन जाती है। वह औरत आगे बताती है कि उस शैतान के लिए किसी भी उम्र का शरीर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसने जानबूझकर एक छोटी बच्ची का अपहरण किया है, क्योंकि जितना कम उम्र का शरीर होगा उतने ही लंबे समय तक शैतान उसके अंदर कैद रह सकेगा। यहीं से हमें समझ आता है कि आखिर उसने केटी को ही अपना शिकार क्यों बनाया। उसकी पूरी जिंदगी अभी बाकी थी, इसलिए वह शैतान भी कई सालों तक उसी शरीर में रह सकता था। इसके बाद वह औरत कैमरे में उस खौफनाक रस्म को रिकॉर्ड करना शुरू करती है, जिसके जरिए शैतान को एक नए शरीर में भेजा जाता था। दरअसल वह यह सब इसलिए रिकॉर्ड कर रही थी ताकि आने वाली उसकी अगली पीढ़ियां भी इस शैतानी रस्म को बिना किसी गलती के पूरा कर सकें। फिर वीडियो में हम देखते हैं कि वह औरत अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर केटी को उस शैतान के ऊपर लिटा देती है। उस वक्त केटी डर के मारे जोर जोर से चीख रही थी और रहम की भीख मांग रही थी। अपनी बेटी की दर्द भरी चीखें सुनकर चार्ली और लारिसा की आंखों से आंसू आने लगते हैं। इसके बाद वह औरत किसी प्राचीन भाषा में मंत्र पढ़ना शुरू करती है। जैसे जैसे वह शैतानी रस्म आगे बढ़ती है, वह बूढ़े शरीर में कैद शैतान बाहर निकलकर सीधे केटी के शरीर में प्रवेश कर जाता है। फिर वे सभी मिलकर केटी के पूरे शरीर पर शापित स्क्रिप्ट की परतें लपेट देते हैं ताकि वह शैतान कभी उसके शरीर से बाहर ना निकल सके। अगर आपको याद हो, चार्ली को केटी की स्किन से जो 7 परतें मिली थीं, वे दरअसल उसी कर्स स्क्रिप्ट का हिस्सा थीं। इधर चार्ली, लारिसा और जाकी यह खौफनाक वीडियो देख रहे थे, जबकि उधर केटी के अंदर बैठा शैतान अपना अगला कदम उठा चुका था। वह सैम को अपने कमरे में बुलाता है और उसके वश में आ चुके दिमाग का फायदा उठाकर खुद को आजाद करवा लेता है। आजाद होते ही केटी अपने शरीर पर लिपटी हुई उन सारी कर्स स्क्रिप्ट्स को एक एक करके नोचकर फेंक देती है। वहीं वीडियो में शैतानी रस्म पूरी होने के बाद वे लोग केटी को हमेशा के लिए उसी प्राचीन ताबूत में बंद कर देते हैं और इसी के साथ वो रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है। अब पूरी सच्चाई सामने आने के बाद लारिसा को समझ आ जाता है कि उसकी बेटी की इसमें कोई गलती नहीं है। ये सब उसके अंदर मौजूद शैतान उससे करवा रहा था। अपनी बेटी को बचाने की उम्मीद में वह बिना देर किए उसके कमरे की तरफ दौड़ पड़ती है। चार्ली और जाकी भी उसके पीछे भागते हैं, लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी वे लोग केटी के कमरे का दरवाजा नहीं खोल पाते। लेकिन तभी अचानक वहां तेज आंधी तूफान शुरू हो जाता है और केटी के कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है, जहां उनके सामने केटी नहीं बल्कि उसके अंदर छिपा हुआ शैतान अपने असली रूप में खड़ा था। बिना एक पल घमाए वह सीधे चार्ली पर हमला कर देता है। यह देखकर झाकी और लारिसा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन केटी झाकी को इतनी जोर से धक्का देती है कि वह सीढ़ियों से लुढ़क कर नीचे गिर जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। उधर लारिसा केटी को काबू में करने के लिए कमरे में रखा बेहोशी का इंजेक्शन लेने दौड़ती है, लेकिन तभी उसके सामने सैम आ जाता है। अब वह भी पूरी तरह शैतान के कब्जे में था। अपने होश खो चुके सैम का एक ही मकसद था, किसी भी कीमत पर अपनी मां को रोकना। वह लारिसा पर हमला करके उसे केटी तक जाने से रोकता है। इसी दौरान जाकी को भी होश आ जाता है, लेकिन उसके सामने एक और खौफनाक मुसीबत खड़ी थी। दरअसल मर चुकी दादी भी अब फिर से जिंदा हो चुकी थी। शैतान ने उनके शरीर पर भी कब्जा कर लिया था। दादी जबरदस्ती झाकी का मुंह खोलकर उसके अंदर एक जिंदा बिच्छू डाल देती है। वह बिच्छू उसके गले को चीरते हुए बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। दर्द से तड़पने के बावजूद झाकी हिम्मत नहीं हारती। वह दादी को जोरदार लात मारकर दूर गिरा देती है और किसी तरह उस बिच्छू को अपने मुंह से बाहर निकाल देती है। हालांकि तब तक उसके गले में गहरी चोट लग चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ वह शैतान एक बार फिर चार्ली की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन इस बार चार्ली पहले से तैयार था। जैसे ही केटी उस पर झपटती है, वह उसे पूरी ताकत से पकड़ लेता है और जाकी से चिल्लाकर कहता है कि जल्दी वही मंत्र पढ़ो जिससे उस शैतान को पुराने शरीर से निकालकर नए शरीर में भेजा गया था। चार्ली की बात सुनते ही जाकी समझ जाती है कि आखिर वह क्या करने वाला है, मगर जाकी का गला बुरी तरह फट चुका था, इसलिए उसके लिए एक शब्द बोलना भी बेहद मुश्किल हो गया था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह अपने गले के घाव को उंगलियों से दबाकर किसी तरह दर्द सहते हुए उस प्राचीन मंत्र का जाप शुरू कर देती है।
जैसे ही मंत्र पूरा होता है, केटी के शरीर में कैद वह शैतान बाहर निकलकर सीधे चार्ली के शरीर में प्रवेश कर जाता है। अगले ही पल चार्ली वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। उधर केटी को धीरे धीरे होश आने लगता है। अब उसके चेहरे पर पहली बार वही मासूमियत लौट आई थी और वह पूरी तरह पहले जैसी सामान्य हो चुकी थी। 8 साल बाद अपनी बेटी को उसकी असली आवाज में बोलते सुनकर लारिसा की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। आखिरकार उसकी बेटी उस शैतान के कब्जे से आजाद हो चुकी थी। इसके बाद कहानी कुछ दिनों आगे बढ़ती है। अब चार्ली को उसी प्राचीन ताबूत में बंद करके रखा गया था क्योंकि शैतान अब उसके शरीर के अंदर मौजूद था। वहीं दूसरी तरफ केटी, सैम और बिली तीनों पूरी तरह ठीक हो चुके थे। अपने बच्चों को फिर से सामान्य देखकर लारिसा बेहद खुश थी, लेकिन चार्ली की हालत उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। तभी उसके दिमाग में एक ऐसा प्लान आता है जिससे शायद चार्ली को बचाया जा सकता था। वह तुरंत जाकी को फोन करके अपनी पूरी योजना बताती है और जाकी भी बिना देर किए उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। फिर हम कुछ दिनों बाद उस जादूगरनी को देखते हैं जिसने 8 साल पहले केटी का अपहरण किया था। जाकी की गोली लगने के बाद वह अब ठीक हो चुकी थी और जेल में अपनी सजा काट रही थी। उसी दौरान इलाज के बहाने एक स्टाफ मेंबर उसका ब्लड सैंपल लेने के लिए उसकी केज में आता है, लेकिन खून निकालने की बजाय वह उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। असल में वह कोई स्टाफ नहीं बल्कि स्टाफ के भेष में लारिसा थी जो अपने प्लान को अंजाम देने वहां आई थी। वह औरत समझ ही नहीं पाती कि लारिसा आखिर क्या करने वाली है। तभी जाकी वहां चार्ली को लेकर पहुंच जाती है जिसके शरीर में अब वही शैतान कैद था। चार्ली को देखते ही उस औरत के चेहरे का रंग उड़ जाता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। इसके बाद जाकी केस का दरवाजा बंद कर देती है और उसी प्राचीन मंत्र का दोबारा जाप शुरू करती है जिससे शैतान एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करता था। यानी इस बार वे लोग चार्ली के शरीर से उस शैतान को निकालकर हमेशा के लिए उसी औरत के शरीर में कैद करने वाले थे। और इसी शानदार और पूरी तरह सेटिस्फाइंग एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इस मूवी का पार्ट 2 आए तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप वीडियो के यहाँ तक आए हो यानी आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप मेरे चैनल पर जाकर और भी वीडियोस देख सकते हो। यकीन मानिए आपको मेरी दूसरी वीडियोस भी काफी पसंद आएंगी।